हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। आज हम करेंगे 5th वन। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कैसा है कि काफ़ी सारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स है उन्होंने अपने थियोरीज दिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है जिसे हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे उन्होंने प्रिंसिपल्स हमें दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो आने वाला है हेनरी फ्योल के बारे में। वो भी एक मैनेजमेंट थिंकर रहे। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो बिज़नेस प्रोसेसेस पहले से चल रहे थे, ट्रेडिशनल पुराने ज़माने से जो बिज़नेस चल रहे थे, तब से लेके आज के ज़माने में जो बिज़नेसेस हो रहे हैं, अब सारे प्रोसेसेस को उन्होंने अच्छे से अंडरस्टैंड किया एंड उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, हमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए। अब ये प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं हमारा बिज़नेस चलाने के लिए, तो वो प्रिंसिपल फॉलो करने से हम हमारा बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली चला सकते हैं। बिज़नेस भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कर सकता है एंड वर्कर्स है या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारे बिज़नेस में, वो भी काफ़ी खुश होके काम कर सकते हैं एंड अच्छे से अच्छा आउटपुट वो लोग भी दे सकते हैं। तो चलिए अब आज हम देखने वाले हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में। डिस्कस एनी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल। अब ये प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं हेनरी फ्योल में। यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कोई भी 8 प्रिंसिपल्स हमें बताने हैं। अब उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसे सारे ही प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हेनरी फ्योल के बारे में कुछ बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है एंड उसके बाद हम प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। चलिए, इन 1916 Henry Fayol provided a list of 14 principles of management in his book titled Industrial and General Administration। कौन सा बुक बताया उन्होंने? इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक में उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हमें, जो यूज़ करके हम हमारा बिजनेस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नाउ फेयर स्टेटेड दैट all managers in all organization, whether large or small, need to follow principles or guidelines in managing business affairs। देखिए, all managers, अब ऑल मैनेजर्स का मतलब है जो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, स्ट्रक्चर, कि भाई उसमें टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल रहता है। ठीक है, तो अब ये मिडल, लोअर एंड टॉप लेवल में, टॉप लेवल पे भी मैनेजर्स आने वाले हैं, मिडल में भी आएंगे एंड लोअर लेवल पे भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स रहेंगे जो उनके सबऑर्डिनेट से काम करवा के लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी मैनेजर अप्लाई कर सकता है इन प्रिंसिपल्स को, सारे प्रिंसिपल्स वो भी यूज़ कर सकता है। एंड दूसरा, बिजनेस लार्ज हो या स्मॉल हो, बहुत बड़ा हो, रिलायंस, टाटा की हम बात करें, या कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, लोकल शॉप्स हम देखते हैं, होटल्स देखते हैं, ठीक है, वो लोग भी ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं उनका बिजनेस मैनेज करने में। तो ये प्रिंसिपल्स हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं जो हमें हेनरी फ्योल ने बताए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने सबसे फर्स्ट बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क करना है। अब वर्क मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस रिलेटेड काम रहता है, या फिर दूसरा परचेज का रहेगा, प्रोडक्शन का रहेगा, अकाउंटिंग का रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रहेगा, एडवर्टाइजिंग का रहेगा, सेल्स का रहेगा, मार्केटिंग का रहेगा। ये जो सारे ही काम रहते हैं उन्हें डिवाइड कर देना है, ग्रुप कर देना है। जैसे फाइनेंस का काम है, लोन लेना है, पैसे लाने हैं, फाइनेंस आएगा हमारे बिजनेस में, उसमें से हमें जो पेमेंट्स करने हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, बिल पे करना है, रेंट पे करना है, फाइनेंस पार्ट हो गया। वो सारी चीज़ों को अकाउंटिंग करना है, एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग पार्ट हो गया। ठीक है, बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है, रेगुलरली उन्हें मोटिवेट करना है, एचआर का पार्ट हो गया। फिर परचेज़ का पार्ट आएगा, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, प्रोडक्शन आएगा, रॉ मटेरियल यूज़ करके गुड्स बनाना है। ठीक
ठीक है। तो ये सारे ही जो अलग अलग काम रहते हैं, अब हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क कर देना चाहिए, मतलब फाइनेंस का काम अलग, प्रोडक्शन का अलग, परचेज का अलग, एंड वो काम को फिर क्या करना है, उसके रिस्पेक्टिव डिवीजन को असाइन कर देना है। जैसे फाइनेंस का काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमने दे दिया, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन को दे दिया, ठीक है। अब ये बात हुई डिवीजन ऑफ वर्क की। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क करने से फ़ायदा क्या होगा, जो एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटी है उसे वही काम मिला है। फाइनेंस वाले को फाइनेंस का हमने दिया है, अकाउंटिंग वाले को अकाउंटिंग का दिया है, उसको हमने अपना खुद का काम दे दिया है, ठीक है। दूसरा, उस पर्सन को पता है कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पर्सन बहुत इफ़ेक्टिवली हमें काम करके देता है, एंड वो पर्सन उसी का काम बहुत अच्छे से करता है, तो उसके अंदर भी एक्सपर्टाइज आ जाती है, वो स्पेशलाइज तरीके से काम को कर सकता है। तो ये फ़ायदे होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के। तो ये रहेगा हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। देखिए, काम को डिपार्टमेंट में एंड डिपार्टमेंट के अंदर जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके अंदर डिवाइड कर देना है। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अभी हमने देखा काम डिवाइड करने से क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि जिस पर्सन को हमने उसका काम दे दिया है वो उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते जाएगा, एंड फिर वो उसके अंदर स्पेशलाइज बन जाता है। इट रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर स्पेशलाइजेशन आ जाता है तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट आ जाता है क्वालिटी में, वेदर प्रोडक्शन हो या फाइनेंस हो या अकाउंटिंग हो या कोई भी हो, काम करने की क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है, क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाता है, इंसान एफिशिएंटली काम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, एंड दूसरा रिडक्शन होती है कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। स्पेशलाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू इनोवेशन। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन तो आ गया, अब ये स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, इनोवेशन भी आते हैं। इंसान, हमें कोई काम अलॉट किया गया है, जैसे हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का काम अलॉट किया गया है, तो हम धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे, एंड हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट में हम नया नया इनोवेट करते रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ हम चेंजेस लाते रहेंगे। तो ये क्या हो जाता है, इनोवेशन, धीरे धीरे पर्सन को आइडियाज़ आते रहते हैं क्रिएटिव, उसकी वजह से वो इनोवेशन भी लाते रहता है। नाउ हेनरी फ्यूल एडवोकेटेड डिवीजन ऑफ वर्क बिकॉज एवरी चेंज ऑफ वर्क रिक्वायर्स अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट विच रिड्यूसेस द आउटपुट। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क का रूल या प्रिंसिपल क्यों लाया, उनका कहने का क्या है कि अगर हम एक ही इंसान को अलग अलग काम देते रहेंगे तो बार बार उसे अपना माइंड चेंज करना होगा। कभी हमने एक पर्सन को प्रोडक्शन का काम दे दिया, कभी उसी को परचेस का काम दे दिया, तो बार बार उसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इस काम से उस काम के लिए, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसका आउटपुट लेवल कम हो जाता है। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। However, division of work has its own limits which should not be exceeded. डिवीजन ऑफ वर्क अगर हम करते हैं तो क्या होता है, इंसान को खुद का ही काम फिर करना चाहिए जो अलॉट किया गया है, ठीक है, वो लिमिट्स उसने एक्सीड नहीं करनी है। तो ये रहेगा हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देख लिया डिवीजन ऑफ वर्क वाला, काम को डिवाइड करना है, ठीक है, एंड उसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में या इंडिविजुअल में अलॉट कर देना है या असाइन कर देना है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है इस प्रिंसिपल में कि जब हम काम देते हैं किसी को, असाइन करते हैं या अलॉट करते हैं, तो हमें उसी के साथ उस पर्सन को अथॉरिटी भी देनी है उस काम की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। जैसे कि हम फाइनेंस मैनेजर की बात करें, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर की बात करें, उसे हमने काम दे दिया कि आपको बिज़नेस का फाइनेंस देखना है,
कहाँ से पैसे आएंगे, सेल्स करने से कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, सामने कितने पेमेंट्स है, ठीक है, लोन कितने हैं, नया लोन लेना है कि नहीं, ये सारे काम उसको हमने दे दिए। तो उसे हमें उसके साथ ही अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर जिसे हम कहते हैं, कि वो उस मैटर से रिलेटेड डिसीजन ले सके, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। तो हमें उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उस काम के रिलेटेड। अब खाली अथॉरिटी देने से कुछ नहीं होगा, हमने उसे डिसीजन मेकिंग पावर तो दे दिया, तो वो तो बिना सोचे समझे बिंदास होकर डिसीजन लेता जाएगा कि चलो यहाँ से लोन लिया, इतने पेमेंट्स कर दिए, अथॉरिटी मिल गई है ना। नहीं, उसके साथ हमें उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा कि चलो अगर पैसे कम पड़ रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया, तो फिर हम उसी को क्वेश्चन करेंगे कि क्यों शॉर्टेज पड़ गई, क्यों कम पड़ गए पैसे, आप बताइए, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही एक साथ चलेंगे। एंड जब हम काम देते हैं, किसी को वर्क असाइन करते हैं, तो हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी उस पर्सन को देना है। तो Fayol stressed that there should be balance between authority and responsibility. Authority is the power given to managers to take decisions. देखिए, अथॉरिटी क्या होता है? पावर गिवन टू मैनेजर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अथॉरिटी दी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर में मिसयूज इट। ज़्यादा पावर दे दिया तो वो मिसयूज़ कर सकता है। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर देन अथॉरिटी, अ मैनेजर मे फील फ्रस्ट्रेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कर दी, अथॉरिटी कम दी है, तो वो मैनेजर फिर परेशान हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पावर तो है नहीं और सामने क्वेश्चन के आंसर तो देने हैं सबको, तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा सेकेंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, या कोई भी पर्सनल लाइफ की भी हम बात करें, तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अगर डिसिप्लिन फॉलो हुआ तो ही इंसान भी आगे बढ़ सकता है एंड दूसरा बिजनेस भी प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाते हैं बिजनेस में। अब वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, जैसे टाइम पे आना है, प्रॉपर टाइम पे ब्रेक लेने हैं, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से टाइम पे काम करना है, यूनिफॉर्म रिलेटेड डिसिप्लिन रूल हो सकते हैं, काम के रिलेटेड डिसिप्लिन रूल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए बिजनेस के अंदर। एंड दूसरा, अगर मैनेजर खुद डिसिप्लिन रखते हैं अच्छा, तो उनके एम्प्लॉयज़ भी उसे फॉलो करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अब ये जब डिसिप्लिन की हम बात करें, तो अब डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से पता होने चाहिए। पहले तो वो रूल्स प्रॉपरली क्लियरली बने हुए होने चाहिए कि कौन से टाइम पे आना है, कौन से टाइम पे ब्रेक लेना है, यूनिफॉर्म क्या रहेगा, काम कब तक ख़त्म करना है, जो भी व्हाटएवर रूल्स हो, सारे ही रूल्स पहले तो बने हुए होने चाहिए। दूसरे, वो रूल्स कम्युनिकेट भी होने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉय बिजनेस में काम कर रहा है, उसे पता होने चाहिए कि रूल्स क्या क्या है बिजनेस के अंदर। तो ये रहेगा हमारा डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल। अगर डिसिप्लिन फॉलो होता है बिजनेस में, तो बिजनेस बहुत ग्रो करता है। Now Fayol stated the need for discipline in an organization. Discipline needs to follow from top level to लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, डिसिप्लिन की बात करें तो वो फॉलो होता है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक। टॉप लेवल में ही डिसिप्लिन रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो लोअर लेवल वाले भी फॉलो करना छोड़ देंगे। डिसिप्लिन नॉट ओनली obedience to rules and regulation of the organization, but more importantly it involves application and dedication on the part of the manager and others. देखिए, डिसिप्लिन के बारे में क्या बताया गया है कि जितना अच्छे से उसको अप्लाई किया जाएगा बिजनेस में, फॉलो किया जाएगा, उतनी ही उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है किसकी? डिसिप्लिन की। Fayol wrote that best means of maintaining discipline is to have
डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए? सबसे फर्स्ट, डिसिप्लिन सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। देखिए, सबसे पहले तो सुपीरियर के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए सारे ही लेवल्स पे। सेकेंड इज क्लियर एंड फेयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो क्लियर कट होने चाहिए एंड फेयर प्रॉपर होने चाहिए। जो भी टाइमिंग्स वगैरह डिसाइड किया गया है फेयर होना चाहिए, ठीक है, अनफेयर नहीं होना चाहिए। जुडिशियस यूज़ ऑफ पेनल्टीज़। देखिए, रूल्स फॉलो नहीं होते तो पेनल्टीज भी लगती है बिजनेस में, ठीक है। जैसे मान लो लीव लेने के लिए कुछ रूल्स है बिजनेस में, अगर एम्प्लॉय ने जो रिक्वायर्ड थी लेनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ली है लीव्स तो क्या होता है, पैसे कटते हैं, ठीक है। तो वो वैसी कुछ चीज़ें भी होती है बिजनेस में, या कोई रूल फॉलो नहीं किया तो फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसा होना चाहिए? जुडिशियस यूज़, मतलब प्रॉपर वे में उसका जो पेनल्टी सिस्टम है उसका यूज़ होना चाहिए, ठीक है। किसी को बिना वजह परेशान करने के लिए वो रूल नहीं बनना चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। ना फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब किसी को ऑर्डर देना। अब ये जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब एक जो सबऑर्डिनेट है या हम कहेंगे एम्प्लॉय है, उसे ऑर्डर मिलने चाहिए एक ही सुपीरियर से, एक ही बॉस के पास से एक पर्सन को ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं तो क्या होगा, वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। दूसरा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो ये रूल क्या बताता है, प्रिंसिपल क्या बताता है, एक जो पर्सन है सुपीरियर है वो ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट को, एंड वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स मिलेंगे एक ही सुपीरियर से। यहाँ पे बी को ऑर्डर इसी से मिलेगा, सी को इसी से मिलेगा, इन दोनों को कोई और बॉस ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इन टर्न द सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट ओनली टू वन सुपीरियर। अब ऑर्डर एक ही बॉस से मिल रहे हैं, एक ही सुपीरियर से मिल रहे हैं, तो रिपोर्टिंग भी खाली उसी को करना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है उसने जो काम किया वो रिपोर्टिंग किसी और को जाके कर दिया, वैसे नहीं चलेगा। We all observe that if one subordinate receives order from more than one superior, everything will be in disorder. सारी चीज़ें कैसी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी बिजनेस में, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं चलेगी। लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा एंड कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। अब इसी पर्सन को ये भी ऑर्डर दे रहा है और कोई और भी पर्सन अगर ऑर्डर दे रहा है तो वो मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया फॉर यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए, अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है कि मैनेजर्स ने क्या करना चाहिए। अब बिजनेस में जो मैनेजर हैं उनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, प्रोडक्शन के अंडर या परचेस के अंडर हम बात करें बहुत सारे लोग काम करते हैं। टॉप लेवल की अगर बात करें तो उनके अंडर अलग अलग डिवीज़न काम कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, अलग अलग डिवीज़न काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजर ने हमेशा क्या करना है, हमेशा ही ट्राई करते रहना है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें, मतलब एक ही गोल के लिए काम करें, ठीक है। अभी मान लो ऐसा सोचा गया है कि इस मंथ हमें पर्टिकुलर सोचो कि 20,000 यूनिट्स हमें सेल करने हैं, ठीक है। तो मैनेजर ने क्या करना है, उसने देखना है कि सारे ही लोग उसी गोल के लिए काम करें। परचेस मैनेजर उस हिसाब से ही परचेस करे, प्रोडक्शन 20,000 यूनिट ही बनाए, सेल्स वाला 20,000 यूनिट ही सेल करे, ठीक है, उतना ही सेल करने की ट्राई करे। तो ये सारी चीज़ें
मैनेजर को ध्यान रखनी है, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उसने लाना है, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उन लोगों से। तो मैनेजर्स मस्ट गिव सेम डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉयज डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज़। अ पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल प्लान। देखिए, कोई एक प्लान रहेगा, उसके लिए हमें सबको डायरेक्ट करना है। In the absence of unity of direction, there would be confusion among the employees. For instance, if there are two groups of sales force, the sales manager must give the same directions to both the group in respect of selling techniques, credit period to be offered to customers, discount or incentives to customers, and so on. If there are difference in direction, प्रॉब्लम may arise and the sales performance may get affected. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सेल्स फोर्स का कि सेल्स पर्सन्स जो रहते हैं, कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग कर रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा। सबको जो चीज़ें बताई गई है, सेलिंग टेक्निक, क्रेडिट पीरियड के बारे में, डिस्काउंट, इंसेंटिव, सबको सेम बताना है। नहीं तो क्या होगा, कस्टमर अगर एक पर्सन के पास जा रहा है, सेल्स पर्सन के पास, उसे अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे के पास जा रहा है, अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कस्टमर हमारे हाथ से चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बिजनेस में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। चलिए, ये हो गया फिफ्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये रहेगा हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस में टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सारे ही लेवल पे बहुत सारे लोग काम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, बिजनेस को हम एक ग्रुप बोलते हैं कि चलो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो काम कर रहा है कुछ गोल को अचीव करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल के खुद के भी कुछ गोल्स रहते हैं। ठीक है, कि उसे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, उसे प्रमोशन चाहिए, बहुत सारे गोल इंडिविजुअल के खुद के भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल खुद के गोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कंपेयर टू बिजनेस गोल। बिजनेस का जो गोल है वो तो कोई ध्यान में रखता नहीं है, सब खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है इस प्रिंसिपल में कि ये जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्होंने खुद के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बल्कि बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो उसके एम्प्लॉयज़ का तो फ़ायदा होने ही वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्स प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो प्राइमरी होना चाहिए, एंड दैट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ ग्रुप नीड्स टू बी सबऑर्डिनेट सेकेंडरी। एम्प्लॉय का खुद का इंटरेस्ट हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए एंड बिजनेस का प्राइमरी होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय और अ ग्रुप शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, बल्कि बिजनेस के लिए ही करना है। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फर्स्ट, which may be followed by individual और group interest। तो ये रहेगा हमारा सिक्स प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ, जो बताता है रेम्यूनरेशन के बारे में। अब रेम्यूनरेशन की जब हम बात करेंगे तो रेम्यूनरेशन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन कैसा मिलना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अब ये फेयर किस बेसिस पे डिसाइड होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर की जाएगी जब एक एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। जैसे कि उस पर्सन की क्वालिटीज़ क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है उस पर्सन का। दूसरा हम क्या देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, हमने किसी एम्प्लॉय का सोच लिया कि 30,000 सैलरी देना है पर मंथ, पर क्या हमारा बिजनेस उतना कैपेबल है उतनी सैलरी देने के लिए? तो हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे,
दूसरा हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मार्केट रेट क्या चल रहा है, उस पोजीशन पे कितनी सैलरी मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो देखी जाती है एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन डिसाइड करते टाइम। नाउ वेजेस एंड सैलरीज शुड बी फेयर, मोर इम्पॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम। देखिए, एक तो वेजेस कैसे होनी चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज फेयर होनी चाहिए, दूसरा वो प्रॉपर टाइम पे पेमेंट कर दी जानी चाहिए। Wages depends on factors such as cost of living, ability of company to pay, prevailing wages rate in the industry, etc. ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएगी डिसाइड करते टाइम। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉई मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वैल्यू ऑफ एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉय की क्या क्या क्वालिटीज़ है, एजुकेशन है, एंड वो हमारे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। फेयर स्ट्रेस दैट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल बेनिफिट, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स बी प्रोवाइडेड सच एज गुड वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हम देते ही है, पर्सन काम कर रहा है इसके लिए सैलरी रेम्यूनरेशन तो देते ही है, प्लस नॉन फाइनेंशियल भी हमें देना चाहिए, ठीक है। अच्छी वर्किंग कंडीशंस हम देंगे और भी सारे फ़ायदे देंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ को हम पिकनिक पे लेके गए, हमने कोई शॉपिंग वाउचर्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, वैसी बेनिफिट्स भी हमें एम्प्लॉयज़ को हमने देने चाहिए। तो ये हो गया हमारा 7th प्रिंसिपल जो है रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन, कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर एक पर्सन के हाथ में या कुछ थोड़े लोगों के हाथ में रहता है, ठीक है, उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग पावर हम दे देते हैं किसी और को। डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है, जब बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को भी दिया जाता है कि वो लोग भी डिसीजन ले सके, क्योंकि बहुत बड़ा अगर बिजनेस हो जाए, बहुत सारे ब्रांचेस है उसके, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर कुछ लोग या एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। एंड अगर हम छोटे छोटे फॉर्म्स की बात करें, छोटे छोटे शॉप्स जो हम लोकल एरिया में देखते हैं जहाँ पे बहुत कम एम्प्लॉई रहते हैं, तो वहाँ पे कैसा होता है, डिसीजन मेकिंग एक ही पर्सन करता है या 2 या 3 लोग करते हैं, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर बैलेंसिंग किया जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे ज़रूरी है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग रखो, जहाँ पे ज़रूरी है डिसेंट्रलाइज्ड कर दो। नाउ फेयर स्टेटेड दैट certain matters are to be centralized and others to be decentralized. There is a need to have proper balance between centralization and decentralization. Proper balance होना चाहिए दोनों के बीच में। Centralization involves decision making at top level or at the head office level, and decentralization involves decision making at lower level or at branch office level. Fuel advise that extreme centralization or decentralization is to be avoided, especially in large companies. बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है एंड बिजनेस का लॉस हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा कि कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है और जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसका कंट्रोल तो बिजनेस पे रहेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। नाउ व्हाट इज स्केलर चेन? अब स्केलर चेन में कहा गया है कि बिजनेस को हमेशा कम्युनिकेशन के टाइम पे स्केलर चेन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब बिजनेस इसमें कम्युनिकेशन तो होते ही है, ठीक है, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में, सारे ही लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। तो वहाँ पे उस कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज स्केलर चेन?
तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि ये ए है, वो हेड है, ठीक है, उसके अंडर ये दोनों काम कर रहे हैं। अब इसके अंडर ये है, इसके अंडर ये है, तो ये जो प्रॉपर एक चेन क्रिएट हो रहा है, ये ऑर्डर इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये जो पूरा एक चेन क्रिएट हो रहा है, एक हायरार्की क्रिएट हो रही है, उसे हम कहते हैं स्केलर चेन। तो कम्युनिकेशन के लिए ये हायरार्की प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए। कोई भी पर्सन किसी को भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये जाके इससे बात नहीं करेगा, ये इससे बात नहीं करेगा। जो चेन है वो फॉलो होगा कम्युनिकेशन के लिए, और वो फॉलो होना ही चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं स्केलर चेन प्रिंसिपल। अब कभी कभी ऐसे हो जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तब हम ये चेन फॉलो करने नहीं बैठेंगे। तब हम ये स्केलर चेन फॉलो करने जाएंगे तो बहुत डिले हो जाएगा एंड बहुत बड़ा लॉस हो सकता है बिजनेस का एंड लोगों का भी। मान लो फायर हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, एंड उसे हम कहेंगे गैंग प्लैंक। इमरजेंसी में कोई भी पर्सन किसी से भी कम्युनिकेट कर लेगा, उसे हम कहेंगे गैंग प्लैंक। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है स्केलर चेन में। इट रिफर्स टू द लाइन ऑफ कमांड विच फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्या है, लाइन ऑफ कमांड है जो फॉलो हो रहा है टॉप लेवल टू लोअर लेवल। Fayol stated that scalar chain needs to be followed but not all the times. He stressed that the scalar chain can be broken if the situation so demands in the interest of the organization. मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जब बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना है, फटाफट कम्युनिकेट करना है, तो ये स्केलर चेन ब्रेक किया जा सकता है। To avoid distortion in communication and delay in action, Fayol suggested gangplank or bridge. F can directly communicate with P, provided both of them inform their immediate superior of any action taken. डायरेक्टली बात हो सकती है, खाली कंडीशन क्या है, खुद के सुपीरियर को इन्फॉर्म कर देना है, बता देना है कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है एंड हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th प्रिंसिपल जो बताता है स्केलर चेन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। चलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात हम करेंगे, तब ये प्रिंसिपल रिलेट करता है हमारे बिजनेस में जो हम रिसोर्सेस लाते हैं उससे रिलेट करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस में सारे ही रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए। मशीनरी की हम बात करें या रॉ मटेरियल या अदर रिसोर्स या हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो बिज़नेस में रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए एंड वो उसके जगह पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। जब भी चाहिए वो हम वहाँ से ले सके। जैसे एक बिज़नेस की बहुत सारी ब्रांच है अलग अलग, ठीक है, ABCD। अब बी ब्रांच पे कुछ मशीनरी रिक्वायर्ड है, बिजनेस के पास मशीनरी तो है लेकिन वो ए ब्रांच पे पड़ा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बताता है, सारी चीज़ें बिजनेस में अवेलेबल होनी चाहिए एंड वो सारी चीज़ें उसके प्लेस पे भी होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को जब भी चाहिए वो उसे उसी टाइम यूज़ कर सके। प्लस अगर ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉय के बारे में भी हम बात करें तो एम्प्लॉय भी राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट किया हुआ होना चाहिए। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Fayol stated that there should be order in the organization. He stressed that there should be a place for everything and everything must be in its place. सारी ही चीज़ों की जगह भी होनी चाहिए and सारी चीज़ें उसकी जगह पे भी होनी चाहिए। Again, there must be place for everyone and everyone must be in his place. ये रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से, एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, कि एम्प्लॉय राइट प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो ऑन टाइम काम कर सके। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ मैन, मशीन एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए मैन, मशीन एंड अदर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है इसमें।
मिसप्लेसमेंट वुड लीड टू मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मिसप्लेसमेंट है, सही जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो जाता है, वेस्टेज होता है, एंड दूसरा मिसयूज़ भी हो सकता है। जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे ले जाके हमने रिसोर्स रख दिया है, तो क्या होगा, वेस्टेज ही होने वाला है। तो ये हो गया हमारा 10th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। चलिए, इक्विटी के बारे में बताया है। प्रिंसिपल इक्विटी रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से, एम्प्लॉयज़ से। यहाँ पे बताया गया है कि सारे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए मैनेजमेंट ने या मैनेजर ने। ठीक है, इक्वली ट्रीट करना मतलब उनको काम जब अलॉट कर रहे हैं या जब रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तभी कोई भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको अपनी कैपेबिलिटी या क्वालिटीज़ के हिसाब से काम मिलना चाहिए। तो इक्विटी मीन्स सोशल जस्टिस। Equity does not means equality. All members of the organization should be given fair and just treatment depending upon the circumstances. Partiality, transfers, promotions, etc. is to be avoided. देखिए, partiality, transfers, promotions, हम किसी को सैलरी भी देते हैं, रेम्यूनरेशन भी देते हैं, उसमें भी पार्शियलिटी नहीं करना है। ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई अच्छी जगह पे, तो हमने हमारे फेवरेट एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया, वैसे नहीं चलेगा। प्रमोशन दे रहे हैं तो फेवरेट एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। फेयर स्ट्रेस दैट मैनेजर्स मस्ट एक्सरसाइज जस्टिस एंड काइंडनेस वाइल डीलिंग विद देयर सबऑर्डिनेट। क्या रखना है मैनेजर ने, जस्टिस एंड काइंडनेस रखनी है उसके एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते टाइम। तो ये हो गया हमारा 11th प्रिंसिपल, इक्विटी। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब एम्प्लॉय जो हमारे बिजनेस में जितना टाइम काम करता है उसे हम टेन्योर कहेंगे, जितना पीरियड के लिए काम करता है वो। अब उसकी कैसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब कोई एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में काम कर रहा है तो हम उसे अश्योरेंस देंगे कि भाई आप हमारे बिजनेस में रहोगे, हम आपको निकाल नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की हमने उसे एक श्योरिटी दे दी, एक अश्योरेंस दे दिया, ताकि वो इंसान अच्छे से काम कर सके, इफ़ेक्टिवली काम कर सके। अभी मान लो कोई पर्सन है, उसे श्योरिटी नहीं है कि वो बिज़नेस में टिक ही सकता है, उसे डर लग रहा है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे कभी भी निकाल सकता है बिज़नेस से, तो क्या रहेगा, उसका दिमाग कहाँ चलेगा कि चलो मुझे कोई और जॉब ढूंढनी है, कहीं और मैं ढूंढता हूँ, यार ये लोगों ने मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करना चाहिए। एम्प्लॉय शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे टाइम के लिए हम किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो हमने उसे टेम्पररी नहीं रखना चाहिए, उसे परमानेंट कर देना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी गिवन परमानेंट जॉब्स और गिवन assurance of stability so that they do not leave the organization. However, incompetent person need to be replaced and those who perform well must be rewarded with promotion and higher incentives. देखिए, स्टेबिलिटी हम दे रहे हैं बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो भी उसे हमने स्टेबिलिटी दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे पर्सन को हटा के किसी और को लाना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। एंड दूसरा, जो पर्सन अच्छे से काम कर रहा है उसे प्रमोशंस देने चाहिए, अप्रेजल करना चाहिए, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अच्छा आगे और क्या बताया है। फेयर पॉइंटेड आउट दैट मैनेजर्स एज वेल एज नॉन मैनेजर्स नीड टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड देयर जॉब्स। इफ दे लीव or are removed within a short period of time, the learning time is wasted. Yes, क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉय हो जिसे हम बिज़नेस में अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो वो पर्सन सीधा फर्स्ट डे पे तो काम करने नहीं लगेगा। वो बिज़नेस में नया है, उसको तो पता नहीं है बिज़नेस की सिस्टम क्या है वगैरह, तो हमें उस एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ता है काम करने के लिए, तब जाके वो बिज़नेस में काम कर सकता है।
अगर हम अश्योरिटी नहीं देते हैं उस पर्सन को, ठीक है, टेम्पररी हम उसे रखते हैं, तो वो पर्सन छोड़ के चला जाएगा, दूसरा अपॉइंट किया वो भी वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉय को, वो हमारा टाइम एंड रिसोर्सेज वहाँ पे वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि हमें एम्प्लॉय को परमानेंट कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की तरफ। अब ये इनिशिएट करना मतलब खुद के तरफ से कुछ आइडियाज़ देना, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी लाना, डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना, उसे हम इनिशिएट करना कहेंगे। तो ये इनिशिएट कौन करेगा, हमेशा सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज़ करेंगे जब मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है तभी, ठीक है। अब वो एक्चुअल में काम कौन करने वाला है, एम्प्लॉयज़ करेंगे, सबऑर्डिनेट करेंगे, तो वो सजेशंस दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ क्या होनी चाहिए कि मैनेजर ने भी उनके ओपिनियंस को, सजेशंस को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। नहीं किया तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। नाउ द सुपीरियर मस्ट सेक्रीफाइस हिज ईगो to encourage and inspire those under him to show initiative. Subordinate should be given freedom to come up with suggestions and ideas. सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉय को उतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुद के आइडियाज़ या सजेशंस को बता सके। दिस विल नॉट ओनली एड टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट विल ऑल्सो बूस्ट द मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। दो फायदे हैं इसके, क्या क्या है, एक तो एम्प्लॉय खुश हो जाएगा कि चलो मेरे ओपिनियन को मैनेजमेंट ने कंसिडर किया, एंड दूसरा बिजनेस को अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते जाएंगे। तो दो फायदे यहाँ पे होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट द कॉर्प्स। चलिए एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। बिजनेस जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई एक पर्सन तो काम कर नहीं रहा है, या फिर डिपार्टमेंट्स की हम बात करें तो कोई एक एक पर्सन तो नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक टीम स्पिरिट बिजनेस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम स्पिरिट होगा तो ही बिजनेस सक्सेसफुली चल सकता है। तो ये जो टीम स्पिरिट लाना होगा एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो कौन करेगा, वो काम रहेगा मैनेजर का कि वो उसके एम्प्लॉय के अंदर टीम स्पिरिट लाए, कम्युनिकेट करके, मोटिवेट करके, लीडरशिप करके, ठीक है। तो ये होता है एस्पिरिट द कॉर्प्स का मीनिंग। द सुपीरियर मस्ट एनकरेज एस्पिरिट द कॉर्प्स among his subordinates. It is the team spirit that results in loyalty, dedication and commitment of the employees. According to Fell, even small matters help in developing the team spirit. The superior should avoid criticizing subordinate for making mistakes, but encourage them not to make mistakes. क्या करना है, सुपीरियर ने हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उसने एम्प्लॉयज़ की गलतियों पे उसे बहुत क्रिटिसाइज़ करना या बहुत गलत तरीके से डांटना नहीं चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो पर्सन वो गलती या वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना करे। ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन नीड्स टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वेरेवर पॉसिबल। जहाँ पे भी पॉसिबल हो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन किया जाए इंस्टेड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए एंड लीडरशिप करने के लिए, ठीक है ना। फ्यूल वॉर्न ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, देखिए उन्होंने क्या बोला कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिजनेस में, डिवाइड एंड रूल नहीं करना है, विच मे लीड टू ग्रुपिज्म, अब्यूज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन which may lead to ill feeling among the employees on account of negative memos, unnecessary paperwork etc. जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन होते हैं मैनेजर्स के एंड एम्प्लॉय के बीच में या दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन का अब्यूज़ या मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आगे चल के और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये बताता है एस्पिरिट द कॉर्प्स का मीनिंग। तो ये हमने देख लिए कुछ 14 प्रिंसिपल्स,
जो हमें बताए हैं हेनरी फियोल ने, जिसे अगर हम अप्लाई करते हैं बिज़नेस में तो बहुत इजीली एंड इफ़ेक्टिवली हम बिज़नेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।